हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अनमैचेबल लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोगों ने अभी तक सीखा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या, फोर्सेस और उनके इफेक्ट को स्टडी करना। दूसरी बात, फोर्सेस क्या है। फोर्सेस वो हैं जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करें। और फोर्सेस के कंप्लीट इफेक्ट को जानने के लिए उनके बारे में हमें तीन बातें जानने की जरूरत होती है। पहला, मैग्नीट्यूड। दूसरा, फोर्स की डायरेक्शन क्या है। और तीसरा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और फोर्स के इफेक्ट को किसी दूसरे डायरेक्शन में जानने के लिए हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, फोर्स के कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। दूसरे टॉपिक में हम लोगों ने मोमेंट, टॉर्क और कपल के बारे में सीखा। वहां हमने ये सीखा कि मोमेंट फोर्स की रोटेशनल टेंडेंसी है। फोर्स जब भी किसी बॉडी पर एक्ट करता है तो उस बॉडी को घुमाने की कोशिश करता है, उस बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करता है। और इस रोटेशनल टेंडेंसी को हम लोग जिस क्वांटिटी से मेजर करते हैं वो है मोमेंट। हमने मोमेंट के बारे में यह भी जाना कि मोमेंट एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। मोमेंट को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए, मोमेंट के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मोमेंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको उसका प्लेन भी जानना होगा। लेकिन प्लेन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेन का परपेंडिकुलर स्पेसिफाई करते हैं। और ये काम हम लोग राइट हैंड थंब रूल से करते हैं। और हमने फिर एक स्पेशल सिस्टम के बारे में समझा, दो इक्वल ऑपोजिट और नॉन कोलिनियर फोर्सेस। जो दो इक्वल ऑपोजिट और नॉन कोलिनियर फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हो तो उनका नेट फोर्स तो जीरो होता है लेकिन उनका नेट मोमेंट जीरो नहीं होता। ऐसे स्पेशल सिस्टम को हम लोग कपल कहते हैं। और कपल का मोमेंट, इंटरेस्टिंगली, कपल के बारे में पहली बात, दो इक्वल ऑपोजिट और नॉन कोलिनियर फोर्सेस का सिस्टम है वो। दूसरी बात, कपल का नेट फोर्स जीरो होगा लेकिन नेट मोमेंट जीरो नहीं होगा। तीसरी बात, कपल का नेट मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होगा। कपल का मोमेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के तीसरे टॉपिक पर। और तीसरा टॉपिक है दोस्तों, तीसरा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक इज व्हाट। थर्ड टॉपिक इज जहां हम लोग समझने वाले हैं एक बहुत ही रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में, दैट फोर्सेस और उनके इफेक्ट की स्टडी है मैकेनिक्स। और इस स्टडी को करना हमें आसान बनाना है, हमें थोड़ा कन्वीनियंट बनाना है, हमें थोड़ा कंफर्टेबल बनाना है। और कंफर्टेबल बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए फोर्सेस को फोर्सेस को कुछ सिस्टम्स में बांटा गया है कि अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये इस तरह का सिस्टम है या उस तरह का सिस्टम है तो हमारे लिए एक सिंपल, एक डिफाइंड प्रोटोकॉल तय हो जाएगा। हमें पता होगा कि अगर इस तरह का सिस्टम है तो ये काम करना है, दूसरे तरह का सिस्टम है तो ये एडिशनल काम करना होगा। कुल मिलाकर मोटी मोटी बात यह है कि रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन में कई बार बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं और इसलिए उन फोर्सेस की स्टडी को आसान बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए, फोर्सेस के सिस्टम को, नंबर ऑफ फोर्सेस को बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे किसी बॉडी पर एक्ट करते हुए फोर्सेस हो सकता है कि एक सिंगल प्लेन में कंटेन्ड माने जा सके, एक सिंगल प्लेन में सारे के सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन देखा जा सके। और अगर ऐसा किया जा सकेगा तो ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम कहेंगे कोप्लेनर फोर्सेस। अगर ऐसा ना किया जा सके, जैसे सिंपल एक टेबल पर ही लगने वाले फोर्सेस आप देख लें, तो टेबल पर लगने वाले फोर्सेस एक सिंगल प्लेन में आप कंटेन नहीं कर सकते। अगर एक टेबल पर लगने वाले फोर्सेस, टेबल पर एक्ट करने वाले फोर्सेस हम देखें तो टेबल पर एक्ट करने वाले फोर्सेस को एक सिंगल प्लेन में कंटेन्ड आप नहीं देख सकते। जैसे ये टेबल है, टेबल की एक लेग ये हो गई, दूसरी लेग ये हो गई, तीसरी लेग ये हो गई और चौथी लेग, टेबल की चौथी लेग ये हो गई। तो अब टेबल का वेट मिड में एक्ट कर रहा होगा और जो भी ग्राउंड के रिएक्शन फोर्सेस होंगे वो सारे रिएक्शन फोर्सेस यहां बॉटम पे एक्ट कर रहे होंगे। अब आप देखोगे कि R1 और R2 को मिलाकर XY प्लेन में कंटेंट देखा जा सकता है। R3 और R4 को मिलाकर अगेन XY प्लेन में कंटेंट देखा जा सकता है। लेकिन R2 R3 को अगर आप देखोगे तो आपको YZ प्लेन में देखना पड़ेगा। सिमिलरली
R1 और R4 को देखोगे तो आपको फिर से YZ प्लेन में देखना पड़ेगा, और W इनमें से किसी भी R1 R2 को कंटेन करते हुए अगर एक प्लेन इमेजिन करोगे तो उसमें भी W कंटेन्ड नहीं है। R2 R3 को कंटेन करते हुए अगर एक प्लेन इमेजिन करोगे तो उसमें भी W कंटेन्ड नहीं है। इसलिए इन सारे फोर्सेस को एक सिंगल प्लेन में कंटेन नहीं देखा जा सकता, और जब सारे फोर्सेस को एक सिंगल प्लेन में कंटेन्ड ना देखा जा सके तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, या थ्री डायमेंशनल सिस्टम ऑफ फोर्सेस, या स्पेशियल फोर्सेस। क्लियर? तो सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि जब भी किसी रियल प्रैक्टिकल बॉडी पर हम देखते हैं कई बार बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। फोर्सेस के इस पूरे सेट को हम कहते हैं सिस्टम, फोर्सेस का एक सिस्टम। और ये सिस्टम ऐसा हो सकता है कि सारे फोर्सेस को आप एक प्लेन में कंटेंट देख सकें, तब आप उन्हें कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस या टू डायमेंशनल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अगर एक प्लेन में कंटेंट ना देख सके तो आप उन्हें कहते हैं थ्री डायमेंशनल फोर्सेस का सिस्टम, या फिर नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, या फिर स्पेशियल फोर्सेस। और अब चाहे वो कोप्लेनर फोर्सेस हो या नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हो, चाहे वो टू डायमेंशनल सिस्टम हो फोर्सेस का या एक थ्री डायमेंशनल सिस्टम हो फोर्सेस का, दोनों ही केसेस में कई बार ऐसा होता है, कुछ स्पेशल केसेस अराइज होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सारे फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बॉडी पर, वो सारे फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास होते हैं। सारे के सारे फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास होंगे। अगर ऐसा हो गया, ये स्पेशल केस अगर कभी भी अचीव हो गया कि सारे फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास हो, तो ऐसे एक स्पेशल सिस्टम को हम लोग कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस का सिस्टम। और ये 2D में भी पॉसिबल है और ये 3D में भी पॉसिबल है। एक और स्पेशल केस अराइज होता है जहां पर सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। हाँ, ऑपोजिट हो सकते हैं लेकिन पैरेलल हो जाएं। ऐसे एक स्पेशल सिस्टम को हम कहते हैं पैरेलल फोर्सेस का सिस्टम। एंड जैसे ये 3D जरूर है, नॉन कोप्लेनर जरूर है, लेकिन पैरेलल फोर्सेस का सिस्टम हुआ। दिस इज द सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस, इवन दो इट इज अ थ्री डायमेंशनल सिस्टम, इवन दो इट इज अ स्पेशियल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सो व्हाट इज द force system? Force system is nothing but number of a system of number of forces acting on the body. And अगर आप force system की बात कर रहे हो तो वो force system ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे forces को एक plane में contained देखा जा सके, और उस केस में आप कहोगे टू डायमेंशनल या कोप्लेनर फोर्सेस का सिस्टम है वो। और कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने टेबल का एग्जांपल दिया, उस केस में आप बोलोगे कि ये थ्री डायमेंशनल या नॉन कोप्लेनर फोर्सेस का सिस्टम है। अब चाहे 2D हो दोस्तों या फिर 3D हो, दोनों ही केसेस में एक स्पेशल सिनेरियो अराइज होगा जब सारे फोर्सेस के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस एक सिंगल कॉमन पॉइंट पर मिलेंगे। सारे फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट पर, अगर 70 फोर्सेस हैं तो उसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि 68 तो एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं लेकिन बाकी दोनों फोर्सेस उस पॉइंट से पास नहीं हो रहे, तो फिर आप कॉन्करेंट नहीं कह सकते। अगर 70 फोर्सेस हैं तो वो सारे के सारे 70 फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास होने चाहिए। ऐसे केस में हम उन्हें कहेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। एंड अगर सबके लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल है तो हम उन्हें पैरेलल फोर्सेस का सिस्टम कहेंगे। 3D में भी ये काम हो सकता है, फोर्सेस कॉन्करेंट भी हो सकते हैं और फोर्सेस पैरेलल भी हो सकते हैं। हाँ, जरूरी भी नहीं है कि इस तरह का इन दोनों में से कोई स्पेशल केस अराइज ही हो। उस केस में हम फोर्सेस के उस सिस्टम को कहते हैं नॉन कॉन्करेंट
नॉन पैरेलल फोर्सेस का सिस्टम। उस केस में हम बोलते हैं नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस का सिस्टम। नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस का सिस्टम। अब जैसे यहां पर हम लोग देखें, अगर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सो दैट इसमें और क्लैरिटी आ जाए हमें। लेट्स नाउ हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, suppose there is a simple cylindrical drum, and that cylindrical drum is kept in a V groove like this. एक cylindrical drum है जिसे एक V groove में रखा गया है। ये V groove फिक्स है और इस V groove में cylindrical drum को रख दिया गया है। अब इस cylindrical drum पर लगने वाले फोर्सेस अगर हम ध्यान से देखें, इसका अपना वेट एक्ट करेगा, और वेट ही नहीं, इस प्लेन की एक नॉर्मल रिएक्शन होगी। और आप जानते हो सर्किल के लिए नॉर्मल का मतलब रेडियस के अलॉन्ग हो जाना, सर्किल के लिए नॉर्मल का मतलब होगा रेडियस के अलॉन्ग हो जाना, और रेडियस के अलॉन्ग हो जाना मतलब सेंटर से पास होना। इसी तरह से इस प्लेन की भी एक नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगी, और सर्किल के लिए नॉर्मल मतलब रेडियल डायरेक्शन, और रेडियल डायरेक्शन मतलब सेंटर से पास होना। तो इस ड्रम पर हमने 3 फोर्सेस ऑब्जर्व किए। पहला, इस ड्रम का खुद का वेट, दूसरा N1 और तीसरा N2। ये तीनों फोर्सेस पहली बात एक सिंगल प्लेन में कंटेन्ड देखे जा सकते हैं। अगर ड्रम की थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं है तो ये तीनों फोर्सेस को एक सिंगल प्लेन में कंटेन्ड देख सकते हो आप। और दूसरी बात, ये तीनों की तीनों फोर्सेस ड्रम के सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये कॉन्करेंट भी हुए। इसलिए ये क्या हुए? ये कॉन्करेंट भी हुए। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस का। कोप्लेनर मतलब सबको एक प्लेन में कंटेन्ड देखा जा सकता है, और दूसरी बात, सारे फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो ये हो गए कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस वो होते हैं जब सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पर मिल रहा हो, तब हम उन्हें कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। परफेक्ट। जैसे टेबल वाला एग्जाम्पल आपने देखा था, सो टेबल वाले एग्जाम्पल में, टेबल वाला जो एग्जाम्पल आपने देखा था, उस एग्जाम्पल में हमारे पास सारे फोर्सेस को एक सिंगल प्लेन में कंटेन्ड नहीं देख सकते। वेट किसी और प्लेन में एक्ट कर रहा है, R1, R2, R3 और R4, इनको सारे के सारे रिएक्शंस को एक सिंगल प्लेन में कंटेन्ड नहीं देखा जा सकता। R1 और R2 को अगर आप देखोगे तो बोर्ड के प्लेन में दिखाई पड़ेंगे, ऐसे ही R3 और R4 को देखोगे वो भी बोर्ड के प्लेन में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर आप R2 और R4 को एक साथ देखोगे तो वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन हो, वर्टिकल प्लेन, उसमें दिखाई पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आप R1 R3 को एक साथ देखना चाहोगे तो R1 R3 भी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एक वर्टिकल प्लेन होगा, उसमें दिखाई पड़ेंगे R1 और R3 एक साथ। अगर R1 R3 को एक साथ देखें आप, तो इन्हें एक सिंगल प्लेन में कंटेन्ड नहीं देखा जा सकता, इसलिए ये नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हुए। लेकिन सबके लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, इसलिए कंफर्टेबली आप कह सकते हो कि ये कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर जरूर है, लेकिन ये पैरेलल फोर्सेस का सिस्टम हुआ। सो दिस इज नॉन कोप्लेनर बट पैरेलल फोर्सेस। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक कोई क्रेन टाइप का कुछ है। लेट्स से देयर इज अ क्रेन और समथिंग, एंड दैट क्रेन इज हैविंग अ क्रेन हुक, एंड देन दैट क्रेन हुक इज लिफ्टिंग अ बिग बॉक्स। वो क्रेन हुक एक बड़े से बॉक्स को लिफ्ट कर रहा है। That crane hook is lifting a box with the help of this black chain. एक तो ये ब्लैक चेन है, पूरी इमेजिन करनी है आपको ऐसे उधर जाती हुई, और सिर्फ ये ब्लैक चेन नहीं है, लेट्स से एक ये पर्पल चेन भी अवेलेबल है। लेट्स से देयर इज अ पर्पल चेन आल्सो अवेलेबल, एंड दैट पर्पल चेन का हेल्प भी हम लोग ले रहे हैं। अब इस बॉक्स के ऊपर एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस, आप सोचो कितना बेहतरीन सिस्टम है ये फोर्सेस का। दिस इज वन फैंटास्टिक सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो अगर आप बॉक्स के ऊपर एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस विजुअलाइज करोगे, तो बॉक्स के ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस में एक तो उसका खुद का वेट होगा जो सेंटर से एक्ट कर रहा होगा, और दूसरा इस पर्पल वाली चेन में कुछ टेंशन होगी, और इस तरफ से भी पर्पल वाली चेन में कुछ टेंशन होगी, लेट्स से T1 एंड T2, एंड इस ब्लैक वाली चेन में कुछ टेंशन होगी,
एंड इस ब्लैक वाली चेन में कुछ टेंशन होगी, लेट्स से T3 एंड T4। आप नोटिस करोगे कि W, T1, T2, T3, T4 पांच के पांचों फोर्सेस को आप चाहे जैसे विजुअलाइज करो, एक सिंगल प्लेन में कंटेन्ड नहीं देख सकते। अगर आप पर्पल वाली चेन को विजुअलाइज करोगे तो वो बोर्ड के प्लेन में दिखेगी, और ब्लैक वाली चेन को विजुअलाइज करोगे तो वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एक वर्टिकल प्लेन में दिखेगी। लेकिन पांचों के पांचों फोर्सेस अल्टीमेटली कहां से पास हो रहे हैं? क्रेन हुक से पास हो रहे हैं। पांचों के पांचों फोर्सेस अल्टीमेटली क्रेन हुक से ही तो पास हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी बेल्ट या सारी के सारे चेन्स अल्टीमेटली वहीं जाकर मिल रहे हैं। और यही नहीं, वेट को भी मिड में होना पड़ेगा, तभी ये बॉक्स बैलेंस रह सकता है। बॉक्स के बैलेंस रहने के लिए वेट को एग्जैक्टली बीचों बीच रहना पड़ेगा। मतलब क्रेन हुक का जो पॉइंट है सपोर्ट करने वाला, वो बॉक्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली वर्टिकल लाइन पर होगा। और इसलिए फोर्सेस को एक सिंगल प्लेन में कंटेन तो नहीं देख सकते आप, लेकिन कॉन्करेंट जरूर है वो सारे फोर्सेस। तो ये हो गया नॉन कोप्लेनर लेकिन कॉन्करेंट फोर्सेस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट के बारे में ये बात जरूर लिख लेना आप कि कॉन्करेंट का मतलब क्या है। कॉन्करेंट का मतलब है all forces meet at a single point. All forces meet at a single point. मुझे उम्मीद ही नहीं वरन विश्वास भी है कि अब आपसे कोई पूछ लेगा कभी कि फोर्स सिस्टम्स का क्या मतलब होता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर पाएंगे। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सीरीज को हम अनमैचेबल बनाने वाले हैं आपके साथ। आपका प्यार, आपका अफेक्शन और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, और अपनी कम्युनिटी में अपने दोस्तों में शेयर भी करना। थैंक यू सो वेरी मच। याद रखना, अनमैचेबल हैं आप। थैंक यू।